हमारे बीच में हेमंत पांडे, यह उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। हेमंत पांडे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पहले कवि के रूप में आपके घर की, आपके प्रदेश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। और ये डिस्को लाइट बंद करा दो भाई। कौन कराएगा? चंद्रशेखर जी आप ही करा दो, और तो कोई करा नहीं रहा। जी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। देश के सारे दिग्गज कवि आज एक मंच पर हैं। दादा सुनील जोगी जी, कवि सम्मेलन के शीर्ष कवियों में एक देश के बड़े संचालक सुनील जोगी दादा बैठे हैं, प्रवीण शुक्ला जी, दादा अजनबी जी, शंभू शेखर जी हमारे बड़े भाई। मैं ओपनिंग कर रहा हूं इस कवि सम्मेलन की। मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है इस कवि सम्मेलन को अच्छी शुरुआत दे दूं। उससे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अभी जब विश्व कप का मैच हुआ था तो उसमें ओपनर रोहित शर्मा सेमीफाइनल में आउट हो गया था तो भारत मैच हार गई थी। अच्छा, तो हम लोग ये मैच कवि सम्मेलन का ना हारे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे ज्यादा बनती है। आप तालियां बजा दे तो मैं शुरू हो जाऊं। मैं कानपुर से आया हूं, लखनऊ तमाम बार आ चुका हूं। तमाम बड़े लोगों को आना है, तमाम नेताओं को आना है। लखनऊ के नेता बहुत अच्छे होते हैं, पूरा देश जानता है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे कानपुर के नेता अच्छे नहीं होते हैं। अभी मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर में एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। आप ताली बजाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तालियां देखिए दोस्तों, जोर से बजाइए। कवि सम्मेलन ऐसे ताली बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। लखनऊ को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है, मुशायरों में दाद कैसे दी जाती है। दरअसल आपकी ऊर्जा ही हमें संचालित करेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हेमंत भाई शुरू हो जाओ, बस आनंद आने वाला है। तो मैं कानपुर से आया हूं सर, हास्य का कवि हूं। श्रृंगार की कोई बात नहीं करूंगा, उसके लिए मुमताज नसीम जी आई हैं, निकहत जी हैं। वीर रस की कोई बात नहीं करूंगा, मैंने वीर रस के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। अब उत्तर प्रदेश के में रहने वाले हम लोगों को वीर रस की क्या जरूरत है? और मैं तो कानपुर का, हमारे यहाँ जितने वीर लोग रहते हैं पूरे देश में कहीं नहीं रहते हैं। तो हम लोग जब कानपुर में कवि सम्मेलन करते हैं किसी वीर रस के कवि को नहीं बुलाते हैं। अभी 1 महीने पहले हमारे यहाँ सुबह 7 बजे यादव जी आ गए, कहने लगे पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात की? कहने लगे हम डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ सेल्फी लेंगे। हमने कहा पागल हो गए, शेर के साथ सेल्फी लोगे? कहने लगे क्यों, मोदी जी जा सकते हैं, मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं तो मैं नहीं जा सकता। हमने कहा यार वो प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं, तुम किस व्यवस्था के साथ जा रहे हो? कहने लगे पांडे जी चिंता ना करो, हमारी जेब में क्वार्टर पड़ी है, हमको जाने दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है हेमंत। आपको बता दूं वो कानपुर के यादव जी डिस्कवरी चैनल गए और उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली जिसका संचालन शंभू शेखर कर रहे हैं। तो मैं कानपुर से आया हूं साहब। मैं आपको बता दूं, हंसने हंसाने के लिए कोरोना का संकट चल रहा है। कोरोना में बड़ी स्थितियां खराब हुई। योगी जी तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, शुरू करता हूं, मुझे आप भी शुरू कर दीजिएगा। कोरोना में मैंने लिखा कि योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में उसी के केवल लीन करा दो, कानपुर में हूं मैं वो बरेली में फंसी है, उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। वाह 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 वाह। काफी संख्या में आप लोग आ गए हैं क्योंकि वैक्सीनेशन चालू हो गया है, तमाम लोगों को वैक्सीन लग गई है। हालांकि कुछ नेता उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो मैंने 4 पंक्तियां उनको भेंट करी। 4 पंक्तियां अच्छा लग जाए तो तालियों को महोत्सव देकर मुझे शुरू कर देना। जो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ये बीजेपी की है, मैंने उन लोगों के लिए लिखा, मैंने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सपाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। भाई हेमंत जिंदाबाद। भाई वाह 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 हेमंत, बहुत अच्छे। तो बड़ी समस्या है साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। सर मैं कानपुर में रहता हूं कि स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब
आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। बहुत अच्छे। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आप समझ सकते हैं, मैं तो साहब कानपुर से आया हूं, हास्य का कवि हूं। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूं, मैंने आज तक कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया है। 4 पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं कि प्यार मोहब्बत से मैं क्यों दूर रहता हूं। चौथी पंक्ति अच्छी लग गया तो मुझे ताली के साथ मुझे बताइएगा कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। भाई हेमंत बहुत अच्छे, करते रहो, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बड़े कवियों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो साहब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो इसे कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। ये हमारे शंभू शिखर जी हैं, कहने लगे यार ये प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो। मैं लखनऊ तमाम बार आ चुका हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने साहब हमको एक रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी लखनऊ वालों को सुना दे रहे हैं और मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो IIT एसएससी करते हैं, हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए। तो हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना साहब। अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़ो, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। हम लोग हास्य कवि, हम लोगों को घर में रिश्ते आते, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की मां ने हमारी मां से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी मां ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की मां ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी मां ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी मां ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। जब हमारी शादियां कैंसिल हो रही थी तो 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। पिताजी ने कहा कि हमने लखनऊ में एक लड़की को पसंद कर लिया है, सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार हो जाना, लड़की को देखने चलना है। हमने कहा ठीक है। अब हम 11 बजे नहा धो के तैयार हो गए कि लड़की होने वाली दुल्हन को देखने जाना है। पिताजी का फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले चले जाओ और लड़की को देख के पसंद कर लो, और तुम ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार होने वाली ससुराल जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके पहुंच गए। बहुत अच्छे। फिर 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई। तो हमारी जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। आपको बता दूं सच्ची घटना है, भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी करो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहा, और देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे।
हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद, क्या कहने हैं। ताली तो ऐसे बजा रहे आप लोग जैसे मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी हम बहक गए थे। वो कहने लगे आज घोड़ी के साथ भागे हो, कल को अगर गधी बहक गई तो उसके साथ क्या करोगे? भाई साहब हम 3-4 दिन लगातार भागते रहे। एक हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बताओ, तो बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेकुमत बनो, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है, नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय देने, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग जिसको समझ में आ जाए तो ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आपको समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, क्या कहने हेमंत, क्या व्यंग समझते हैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। गंगा जमुनी तहजीब के बड़े लोग इस मंच पर बैठे हैं, मंजर दादा बैठे हैं। एक छोटी सी कविता आधे मिनट की पढ़कर अपना क्रम, कवियों की संख्या ज्यादा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में पढ़ता हूं। हिंदुस्तान की स्थिति आज क्या है, एक व्यंग, और आपको लगे कि व्यंग देश के अन्य मंचों पर मुझे पढ़ना चाहिए तो आप अपनी तालियों से मुझे पास करिएगा। कि एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कि जो लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निकला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द से उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। क्या बात है, प्रणाम करता हूं आपको। वाह 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 वाह, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है। इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है। आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी बात है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे, मुझे विदा कीजिएगा, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा।